नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। इसे बड़ी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो वोट प्रतिशत रहा है वो 40 से 50% के अराउंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन एक टेंशन वाली बात भी है। टेंशन वाली बात यह है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 3 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, हमने देखा कि वो भी ज्यादा पीछे नहीं है वोट प्रतिशत के मामले में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर नजर टिकी हुई है। उन्होंने इस बात से सबक लेते हुए माइक्रो मैनेजमेंट का ज्ञान अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को दिया है। प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि हमारा वोट प्रतिशत 51% तक पहुंच जाए, यानी 50% से ज्यादा हो जाए। और अगर ये हो गया तो इंडिया गठबंधन जो बन रहा है या फिर कांग्रेस अपने आप में कितनी सशक्त हो गई है, वो भी क्या कर पाएगी जब 50% से ज्यादा वोट शेयर हो जाएगा। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ। संजीव जी, कहा जा रहा है 10% और वोट अगर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ जाए तो फिर ये जो 50% प्लस यानी 51% हम मान लें, अगर ये हो गया तो विपक्ष के लिए बचता क्या है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक दल को 50% से ज्यादा वोट मिल जाए। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि कुछ राज्यों में, और उसमें एक ही राज्य है गुजरात, और कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट आए हैं। गुजरात में हाल के संपन्न चुनाव में 50% से ज्यादा वोट आया था। बिल्कुल। और पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर 50% से ज्यादा वोट आए थे। तो इसका सीधा अर्थ ये हो जाता है कि आप कोई भी गठबंधन बना लीजिए, अगर एक दल को 50% आ जा रहा है वोट तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। बिल्कुल। 50% प्लस 1 वोट में जीत तय हो जाता है, फिर गठबंधन कितना भी विपक्ष में बड़ा रहे। तो अब ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जो संसद का सत्र खत्म हुआ है उसके अगले ही दिन उसने बैठक किया है और देश भर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अध्यक्ष नड्डा जी, ये तमाम लोग बैठे। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन की बैठक थी और करीब 5.5 घंटे शुक्रवार को बैठक चली, जिसमें 1.5 घंटे मोदी जी की पाठशाला हुई। और उसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बातचीत हुई है कि अपना वोट परसेंटेज बढ़ाओ। और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है। अभी हाल के संपन्न विधानसभा चुनाव में आपने बताया कि वो 40 से 50% के बीच पहले ही से है। चिंता यहां है कि जहां जहां भी जीत हुई है, एक राज्य मध्य प्रदेश को अगर छोड़ें तो जो जीत का फासला है वो 2 या 3% का है। कांग्रेस और बीजेपी में। और ये तब है जब विपक्ष में खड़ी कांग्रेस की टांग खींचने के लिए विपक्ष के ही कई दल उसी राज्य से चुनाव लड़ गए। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में तो आपने देखा कि अजीब स्थिति हो गई जब अखिलेश घूम घूम करके ये कहते प्रचार करने लगे कि भाई सबों को वोट देना लेकिन कांग्रेस को मत देना। इन परिस्थितियों में भी अगर वोट परसेंटेज का फासला कम है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो फासला है 2% 3% का, ये किसी वजह से तय हो जाए, कोई चमकदार नेतृत्व आ जाए। क्योंकि कहते हैं कि कमलनाथ जी ने आपसी द्वंद्व और उनकी जो नेतृत्व क्षमता है वो कुछ इस तरह की है कि वो अपने हाथ से उन्होंने 2-3% वोट खराब कर लिए होंगे। कहते हैं कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई थी उसने ही 2-3% वोट कम कर दिए। कहते हैं कि भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव की जो आपस की अनबन थी उसने भी कांग्रेस के वोट परसेंट कम कर दिए। तो मान लीजिए कि ये सारी जगहों पर नेतृत्व का परिवर्तन कर रही है कांग्रेस, और अगर वो सीमा पाट दी जाती है तब तो बराबर की टक्कर हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसे में
प्रधानमंत्री मोदी ने पहला काम संसद के सत्र के बाद ये किया कि सबों को बुला लिया, देश भर से पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाइयों के, और बैठ करके उन्होंने वो माइक्रो लेवल प्लानिंग जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसकी चर्चा की, तैयारी की है। और लक्ष्य उसका ये है कि किसी भी तरह से अपने मत प्रतिशत को 50 के आसपास या उसके पार लेकर के जाना है। लेकिन ये संभव कैसे है? मतलब क्योंकि हम देख रहे हैं साम दाम दंड भेद, अभी तक सारी चीजें इस्तेमाल की जा चुकी हैं। अब ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी करने वाली है इन चुनाव में? अभी से क्या नजर आ रहा है रणनीति देखते हुए कि वो ये जो 10% और बढ़ाने की बात कर रही है उसको कर पाएगी? उसके लिए पहली बात तो ये कि जो नए वोटर हैं उसके लिए अलग से कार्यक्रम बनाया गया है। और 15 जनवरी से नए वोटरों के लिए पूरे देश में बैठकें चालू हो जाएंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे हैं उनको जमा करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो आए, उस पर फोकस किया जाएगा। कितना कर रही है तैयारी इंडिया गठबंधन इस संदर्भ में नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत करीब का मामला बन गया, कहीं कहीं राजस्थान में मात्र 2% वोट का अंतर था, तो ऐसा ना हो कि कुछ गफलत हो, तो उन्होंने पहले तो नए वोटर अपना वोट शेयर बढ़ाना है। दूसरा उनका कार्यक्रम है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, VBSY। ये जो नया प्लान सामने आया है जिसको 15 नवंबर को रांची से प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और चुनाव की वजह से ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि सरकार के कार्यक्रमों के, योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको लिस्ट बना के फोन करके अपने पास बुलाना है और उनको बताना है कि देखिए आपके क्या क्या लाभ हुए हैं, और जाहिर है कि उनसे फिर समर्थन का की अपेक्षा रखनी है, वोट की अपेक्षा रखनी है। तो यानी कि जिनको जिनको लाभ पहुंचाया गया है यूं ही छोड़ नहीं देना है, उन तक पहुंचना है वापस और बताना है कि साहब आपके खाते में इतने पैसे गए हैं, इस योजना से आपने ये प्राप्त किया है, इस योजना से आप ये प्राप्त करने वाले हैं, और ये सब होता रहे आपके जीवन में। इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे, और इसलिए अब आपको वोट हमें देना है। आप किसी भी वोट पहले करते हो, अब आप लाभार्थी हैं और आपका लाभ कायम रहे, इसके लिए हम जरूरी है। तो ये दूसरा अटेम्प्ट होगा कि भाई कैसे वोट शेयर को आप 7-8% ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो ये जो दो प्रयास हैं इसमें जोड़ा जा रहा है बूथ वर्कर्स के प्रयास को। अमूमन हम देखते हैं हिमांशु की जो विपक्ष की पार्टियां हैं और ज्यादातर पार्टियां इसी तरह से हैं, जब चुनाव आ जाता है तो वो खोजते हैं अपने बूथ वर्कर, और अपने बूथ वर्कर वो उस समय 10 दिन 15 दिन पहले खोजते हैं और कहते हैं बूथ नंबर 1 पे तुम रहोगे, ये पकड़ो 5,000 रुपए, खाना पीना लड़कों का इंतजाम देख लेना। कुछ इस तरह की लैंग्वेज होती है। भारतीय जनता पार्टी, और ये बात विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप टक्कर देने जिसको चले हैं वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है वो भी समझिए, कि वो पन्ना प्रमुख बनाती है। हर क्षेत्र में पन्ना प्रमुख का मतलब मान लीजिए कि एक रजिस्टर है जिसमें एक पन्ने में 30 नाम है, तो एक पन्ना का एक व्यक्ति जिम्मेदार बना दिया जाता है उस बूथ में। और अब तो कई राज्यों में अर्ध पन्ना प्रमुख भी है, मतलब 15 नाम एक आदमी के जिम्मे। अब उस आदमी का ये कार्य है कि वो साल भर, अब जैसे 4 महीने 3 महीने बचे हैं, तो उनके यहाँ जाया आया करेगा उन 15 लोगों के लिए के यहाँ, या उन 30 लोगों को, उनसे दुआ सलाम होती रहेगी। और आखिरी दिन जिस दिन वोट होना है वो कैसे बूथ तक जाएंगे, फोन से गाड़ी भेजकर कैसे वो वहां पहुंचे। जाहिर है कि जब इतना लगेगा कोई आदमी तो वोट देने वाला वोट ज्यादातर मामलों में उन्हें ही दे देगा वोट। इस प्रयास को ये सबसे अहम प्रयास है, बूथ लेवल वर्क जो है, इसी को कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। जो मैक्रो लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वो बैठ करके बूथ वर्कर को अपने अनुभव से ट्रेन कर रहे हैं कि
आप पन्ना प्रमुख हैं और आपको करना क्या है। उन सबों के पास नंबर उपलब्ध है, राज्य इकाई में जो शीर्ष पर बैठा व्यक्ति है उसके नंबर, कहीं कोई दिक्कत आ रही है आप कंट्रोल रूम में फोन करें। ये सारी जानकारियां जो है वो पिछले 2 दिनों में लोगों से बातचीत करके सामने आई हैं। और आप समझिए कि ये जो तैयारी है, ये एक बार एक वाकया किसी ने बताया था कि अर्जुन जो भीषण युद्ध होने वाला है अगले दिन कर्ण से, तो रात भर वो सो नहीं पाए। और वो उनसे जब छोटे भाई ने आकर के पूछा कि आप डरे हुए हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तैयार हो रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। वो डर की भी बात थी क्योंकि कर्ण बहुत बड़े धनुर्धर थे। सचिन तेंदुलकर के बारे में कहते हैं कि वो अगले दिन जब कोई बड़ी इनिंग होती थी, वो एक दिन पहले से किसी से बातचीत करना बंद कर देते थे। शाम में वो सबके साथ भोजन के लिए भी नीचे होटल से नहीं जाते थे, अपने कमरे में खाना मंगवा लिया। कंसंट्रेशन, तैयारी, ये बात जो है ध्यान में रखने की है। और जिस तरह से मैनेजमेंट का, प्रबंधन का इंतजाम किया जा रहा है, गलत सही वो करते हैं नहीं करते हैं, ईवीएम होता है नहीं होता है, ये अलग विषय है, बहस का विषय है। लेकिन ये जो तैयारी है, क्या इस तैयारी के साथ विपक्ष उतर रहा है? ये तैयारी सुन के लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा आगे है, और इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए दूसरे जो अब तो इंडिया गठबंधन बन गया है, कुछ दल ऐसे हैं जो किसी में भी नहीं है, वो उस तरह की तैयारी क्या कर पाएंगे, क्या वो कर रहे हैं, ये नजर नहीं आता। वो सिर्फ तमाम मुद्दों पर सड़कों पर आप उतर आइए, ट्विटरबाजी कर लीजिए या फिर बयानबाजी कर लीजिए, इसी तक सीमित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इतनी मेहनत कर रही है, तो क्या कांग्रेस या फिर तमाम और दल इसको देखकर सीख नहीं रहे हैं? क्या उधर की रणनीति क्या नजर आ रही है? ये तो बीजेपी की हो गई, इधर विपक्ष की रणनीति क्या नजर आती है? देखिए, विपक्ष में मुद्दों की आज की तारीख में कमी तो है नहीं। बिल्कुल, आप बैठे बिठाए मुद्दे प्राप्त कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है हर भारतीय 1,40,000 रुपए के कर्ज में है। ये तमाम दावे जो है वो हवा हो जाते हैं। 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति पे कर्ज है। कर्ज 2,05,000 करोड़ का हो गया है। 2,05,000 करोड़ का कर्ज हमारे ऊपर है। हम आज की तारीख में कह रहे हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और कर्ज में डूबी हुई अर्थव्यवस्था है हमारी। बाकियों की भी कर्ज में हो सकती है, पर हमारे देश में हम ये पा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि आईएमएफ ये शर्त होती है, कर्ज देने वालों की ये शर्त होती है कि आप अपना देश खोल दीजिए, बाहर से कंपनियां आएंगी और जो जो कार्य सरकारें करती हैं कल्याणकारी राज्य में, उन सब कार्यों में प्राइवेट लोग घुस रहे हैं, वो करने लगेंगे। हम कर्ज के दबाव में हैं और विनिवेश की तमाम कोशिशें, डिसइन्वेस्टमेंट, हम कहते रहते हैं ना कि ये बेच दिया वो बेच दिया, सरकार वो भी नहीं बेच पा रही है। खरीदार नहीं है। जो कंपनियां हम कहते हैं ये ब्लू चिप है, बेच दिया, साहब जो टारगेट लगाया जा रहा है उसका 20% भी विनिवेश नहीं हो पा रहा है। सरकार बेचने के लिए तैयार है, खरीदार नहीं है। तो ऐसे में बहुत अजीब स्थिति है। लोगों के पास रोजगार की कमी है, महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है, और खास तौर पर फूड इन्फ्लेशन है। इस बार की मौद्रिक नीति में जो बात सामने आई है, फूड इन्फ्लेशन। हमारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो बोलती है यही सबसे ज्यादा विकास होने वाला है, हमारे यहाँ ही विकास होने वाला है। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कर्ज पर चलने वाली अर्थव्यवस्था में विकास बोल बोलकर आप बताना क्या चाह रहे हैं। मूडीज, फिच, ये देख लीजिए, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो, उनका तात्पर्य होता है कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं पे होने वाली है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए है तो फिर क्या फायदा है? अच्छा, ये तमाम मुद्दे, ये जो मैं बात पूरी कर लूं कि ये जो तमाम बातें हैं, दरअसल ये मुद्दे तो बहुत दे रही है। विपक्ष के पास उन मुद्दों का इस्तेमाल कर पा रहा है क्या विपक्ष? ये ज्यादा बड़ा प्रश्न हो जाता है। वही मैं पूछ रहा हूं कि देखिए 2014 से पहले राजनीति जब चेंज हुई, जब बदली, मोदी सरकार आई, तो इन्हीं मुद्दों के सहारे आई
जो मुद्दे आज हैं, और रोजगार का सवाल हो या फिर फूड इन्फ्लेशन का आपने जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, तो ये दिक्कतें तो और बढ़ गई हैं, क्योंकि आम इंसान 50,000 भी कमा रहा है तब भी उस लेवल की जिंदगी नहीं गुजार पा रहा है। तो अगर वही मुद्दे हैं तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इकोसिस्टम ही चेंज कर दिया है कि वो मुद्दे अब आप उठा भी रहे हैं तब भी आपको चुनावी तौर पर बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है? ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने देखा, क्या मध्य प्रदेश में ये मुद्दा नहीं उठाया गया, क्या तमाम और राज्यों में नहीं उठाया गया? उठाया तो गया, लेकिन असर क्या उसका हो पा रहा है? 19 में भी क्या ये मुद्दा नहीं उठाया गया? बिल्कुल उठाया गया, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। ये असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या क्रेडिबिलिटी जो विपक्ष की है वो खत्म हो गई है? इसकी एक वजह ये है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया जिसका मैंने जिक्र किया कि वो मुद्दे उस पर असर नहीं कर रहे हैं, आम आदमी समझ ही नहीं रहा, वो कह रहा नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही सही है। अभी संसद में शुरुआत हुई कि भाई कैसे वो लड़के घुस गए लोकसभा के भीतर। एक दिन बाद गृह मंत्री बयान नहीं दे रहे हैं, बहस उस पे आ गई। बिल्कुल। उसके अगले दिन निलंबन पर चला गया बहस। मुद्दे बदल रहे हैं, और निलंबन के बाद मिमिक्री पे आ गया। और देखिए कि वो जो मुद्दा ओरिजिनल था कि कितनी बड़ी चूक हो गई कि संसद में कोई इंट्रूडर घुस गया, और वो क्यों घुसा? अगर वो आतंकी नहीं था तो क्या वो कैसे परेशान था? राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि वो घुसे हैं तो उनका मुद्दा है कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है। वो गौण हो गया और आ गया मिमिक्री सामने। आप इसको प्रबंधन कह लीजिए, किस तरह से इश्यूज को डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है वो कह लीजिए, और ये एक आर्ट की तरह सत्ता पक्ष, चाहे वो हर युग में जो भी सत्ता पक्ष रहा, वो चाहता है कि घेरने वाले मुद्दे जो है वो बहस में ज्यादा ना रहे। यही पर विपक्ष मार खाता है। वो अपने मुद्दों से जुड़कर नहीं अगर रह पाएगा तो जाहिर है कि जो घेरने वाले मुद्दे हैं उसे डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। रोजगार और महंगाई की समस्या है, पर सरकार ने फ्री का भोजन दे रखा है, तो और उसका वादा भी कर दिया है भविष्य के लिए, भविष्य का 5 साल आपको तो जैसे ही फ्री का भोजन आता है, महंगाई और रोजगार दोनों की समस्या जो है उसका धार कम जाता है। प्रबंधन है ना? और जब आप भोजन कर लेंगे और टीवी खोलेंगे तो राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, और उसका एक भव्य आयोजन, उसकी तैयारी है, उसकी भूमिका बनने लगी है उसकी अभी से। अब आप देखिए कि इस बीच में अपने आप को क्या खड़ा रख पा रहा है। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन किस तरह से, अब मान लीजिए ये कर्ज वाला मुद्दा ही है, इसको कितना बना पाया विपक्ष? नहीं बना पाया। अपने आसपास इर्द गिर्द वो इस तरह का एक इकोसिस्टम बनाने में नाकामयाब रहा कि विमर्श इस पर भी हो। तो ऐसा लगता है कि प्रबंधन में बेहतर साबित हो रही है बीजेपी। भाई इतने जंतर मंतर पर नेता जमा हो गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। राहुल गांधी शिकायत करते हैं, कहते हैं कि भाई आप दिखाते नहीं है। दिखाया भी लोगों ने, ऐसा नहीं है। टेलीविजन पर हम लोगों ने भाषण भी सुना नेताओं का, पर वहां से कोई ऐसी ठोस बात निकल जाती जो कल और आज और कल डिबेट में कन्वर्ट हो जाती। कोई ऐसी बड़ी बात वहां से कही जाती जिसको लेकर के अगला कार्यक्रम वहां क्या है वही अनाउंस हो जाता कि अगला कार्यक्रम हमारा ये होने जा रहा है, और इसके लिए हम लोगों ने ये तय कर लिया है सब लोग मिलकर के। आप हमारे गवाह हैं, जो सामने बैठी है जनता, आप भी आज इस बैठक में एक तरह से सम्मिलित है, हम लोग ये फैसला ले रहे हैं। बात वही पूर्ण विराम लग गया। मैं ये नहीं मान सकता कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर दिमाग है, राजनीतिक वो जो चक्रव्यूह है उसको बुनने का अगर वो है, तो कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस में तो बहुत दिग्गज नेता हैं और तमाम चीजें हैं उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है तो भले ही वो अब डोनेशन ले रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी हो ये भी नहीं है। तो फिर मात कहां खा रहे हैं? वो जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसको वो फॉलो करने के चक्कर में मात खा रहे हैं? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात में कामयाब रह रही है कि वो मुद्दों को अपने हिसाब से डाइवर्ट कर ले, 146 सांसदों का निलंबन हुआ, इस पर बात ना होकर मिमिक्री पर बात होने लगी, और
फिर मोदी जी के पुराने वीडियोस वायरल करने लगे कांग्रेस के नेता, और देखिए आपने भी तो कहा था, और बहस उधर चली गई। तो फिर किस तरह से विपक्ष आगे टैकल करेगा 24 में? बड़ा आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दों को डाइवर्ट कर देना। तो ऐसे क्या जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है विपक्ष का, वो क्या इस बारे में ध्यान नहीं दे पा रहा है? कैसे इसको कैसे समझा जाए? देखिए, जो द रूम एट द टॉप इज वेरी स्लिपरी, और बहुत छोटा होता है व्हेन यू आर एट द टॉप, है ना। भारतीय जनता पार्टी टॉप पर है, वहां बने रहने के लिए एक घूमता हुआ गेंद है और उस पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो चैलेंज बीजेपी के पास है। मुद्दे आते हैं, कर्ज का मुद्दा आ गया, धनखड़ साहब ने जाटों का मुद्दा उठाया, तो बेटियों का, पहलवानों का मुद्दा आ गया। लेकिन उसको कहां भुला पाए? नहीं भुला पाए। एग्जैक्टली, मैं यही बात कह रहा हूं कि न कर्ज वाला और न ही बेटियों वाला, पहलवानों वाला। गलत है, सही है, ये जो बहस है ये जनता में कौन लेकर के जाएगा? हम और आप नहीं जाएंगे, है ना। ये तो वो नेता लेकर के जाएंगे ना, और कैसे लेकर के जाते हैं वो आप तय कीजिए। इस मामले में कोई आदमी अर्धपन्ना प्रमुख से बातें कर रहा है और बता रहा है कि आपको करना क्या है, और कोई आदमी बस उछाल दे रहा है मुद्दा और फिर वापस अपने घर चला जा रहा है। अच्छा, बीजेपी के मैंने अभी देखा, मैंने यूपी में योगी आदित्यनाथ जी 51 फीट लंबी चौधरी साहब की एक मूर्ति थी, उसका अनावरण किया, और वो जो जाट लैंड है पूरी, उसको साधने की कोशिश अभी से हो रही है। भले ही उनके नहीं आए वो, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर वो इस तरह के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इनको लेकर भी उसके पास काट है। जो जातिगत चीजें हैं उठाई गई, उसको लेकर भी काट है, और तमाम और जो मुद्दे आ रहे हैं, जैसे कुछ भी उठा लीजिए, मतलब खड़गे जी अपने बयान में कुछ भी बयान दे देते हैं अगर, तो उन सारी चीजों का काट अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो फिर तो ये जो जमीन है इसमें कुछ बचता नहीं है विपक्ष के भाई पास। आप देखिए, जब 40% वोटर वोट देता है आपको विपक्ष के तौर पर 40% वोट देता है, तो कोई बहुत ये सामान्य बात नहीं है। वो जो आखिरी के 5% है वो आप नहीं ला पा रहे हैं, तो ये आपकी अक्षमता है। भारतीय जनता पार्टी जाट विरोध करते हैं। ये राजस्थान के चुनाव में हमने देखा कि राजपूत और जाट बिरादरी की जो लड़ाई होती है उसमें राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, जाट कांग्रेस के साथ होते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने वहां सतीश पूनिया जी को पहले तक अध्यक्ष बना रखा था। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय से आते हैं, वो अध्यक्ष है। और एक टाइम था कि हरियाणा में ओपी धनखड़ थे, और तीनों राज्यों में जाट समुदाय के लोगों को अध्यक्ष बनाकर रखा गया था। तो ऐसा नहीं है ये मान लेना कि फला जाति इनके साथ है, फला जाति, ऐसा नहीं होता है। सारे यादव मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के साथ नहीं है। एक नित्यानंद राय भी हैं, एक भूपेंद्र यादव भी हैं। ये कल्पना न कीजिए आप कि कोई जातिगत जो संरचना है वो एक साइड में ही होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले तो इस बात को एहसास करना पड़ेगा। सब में प्रवेश करने की कोशिश हर दल करता है, हर दल सब जगह प्रवेश करने की कोशिश करता है। मोहन यादव को बनाकर के जो संदेश दिया गया है वो केवल मध्य प्रदेश के लिए तो नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए संदेश है। तो ये जो तमाम कोशिशें हैं इस पर तो नजर रखनी पड़ेगी। पर सबसे बड़ी बात है कि अपने स्ट्रेंथ पर खेलना पड़ेगा। देखिए, अभिमन्यु भी धनुर्धर थे, बहुत बढ़िया, लेकिन वो 7वां चक्र तोड़ नहीं पाए। ये जो 7वां चक्र तोड़ते तो महाभारत में जो पांडवों की विजय थी उसमें उनका नाम सर्वश्रेष्ठ होता, है ना। वो उनकी एक सीमा थी, वहां जाकर के वो ये एक सफल योद्धा की तरह वो बहुत तेजी से गए और कहीं जाकर के विराम लग गया। ये जो विराम लग रहा है बार बार, है ना, इसको समझने की जरूरत है कि क्या तैयारी है। और वो देखिए, अदरवाइज क्या होता है कि साम दाम दंडभेद राजनीति में होती है। यही 3-4% का जो आंकड़ा होता है, देखिए 50% नहीं आता है लोगों को, लेकिन टारगेट 50% का रखेंगे तो 45%, 44%, 46% आता है, और वो अपने आप में बहुत वोट। अच्छा, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस जिस लाइन पे चल रही है कि मुद्दों के सहारे हम इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे लगता है मुद्दों पर जब इलेक्शन होता है तो जनता खुद ही इतना जागरूक होती है कि वो अपने मुद्दों को लेकर
जो सत्ताधारी है उसके खिलाफ वोट करती है, वो किधर भी हो, वो कोई भी सामने खड़ा हो उसके खिलाफ करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कुछ कांग्रेस या फिर पूरा विपक्ष कहें, क्योंकि अभी तक अपने आप में एकजुट होकर कोई एक टैगलाइन लेकर काम नहीं कर पा रहा है, अभी तक तो नहीं हो पा रहा है, आगे होगा तो देखा अब जाएगा। देखिए सीट एडजस्टमेंट हो जाए हाँ, और उसके बाद लड़ाई जो है वो अपनी दिशा पकड़ ले, गति पकड़ ले तो बात समझ में आती है। लेकिन आखिर में बस इतना ही एक बात कहूंगा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने 24 सभाएं की। उन सभाओं में उससे हासिल क्या हुआ? मध्य प्रदेश के भीतर वो 24 सभाएं, अगर वो लोकसभा में प्रचार करने के लिए गए तो क्या वो बात कहते नजर आएंगे जो उन्होंने अभी कही थी? उस वक्त तो कांग्रेस से गिले शिकवे दूर हो गए, अभी ही दूर हो गए, साथ बैठे हैं। अब आप जनता को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं क्या? हम लोगों ने इस पे पहले भी बात की है कि आप ये जो अभी 4 महीने पहले आप उसी मंच से कुछ और कह रहे थे कांग्रेस के लिए, 4 महीने बाद अगर आप जाएंगे तो कुछ और कहते हुए नजर आएंगे। ये कैसी स्थिति है? वही 24 बैठकें उत्तर प्रदेश में कर लेते, नाराजगी इतनी भी ना बढ़ाते, तो शायद उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सबसे पहली तैयारी करने वाले दलों में समाजवादी पार्टी का नाम आता आज। लेकिन उन्होंने अपनी जो ताकत है उसको एक तरह से जाया किया और वोट परसेंट आया 0.4। नहीं, देखिए, एक पार्टी में मैनेजमेंट कर पाना आसान है और दूसरी पार्टियों को जोड़कर पूरा मैनेज कर पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि इंडिया गठबंधन ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है 10% अपना वोट बढ़ाया जाए, माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से पाठशालाएं लगाई जा रही हैं, अपने जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उन तक बातें पहुंचाई जा रही हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। तो बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है और इकोसिस्टम जो उसका है वो भी बड़ा है, क्योंकि 10 साल लगभग हो जाएंगे जब चुनाव होंगे, सत्ता में रहे तो एक इकोसिस्टम तो क्रिएट कर लिया गया है। लेकिन विपक्ष क्या वो इकोसिस्टम भेद पाएगा? और जो 51% अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के खाते में चला जाता है तो फिर क्या बचता है इंडिया गठबंधन के पास में? ये बड़ा सवाल है, उसको सोचना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, इस थिंकिंग से क्या बदलने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन कोई सबक लेगा इससे? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।